पति शादी की ही रात दुबई चला गया तो 10 दिन बाद इसके मरने की खबर आई तो घर वालों ने शादी 13 साल के देवर से कर दी। उसे मैंने पति ना समझ रही थी, बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने तो मेरे साथ। मैं विदा होकर अपने ससुराल में आई तो दिल में बहुत सारे ख्यालात जन्म ले रहे थे। जहाँ नया बंधन बांधने की खुशी तो वही अनजान लोगों में चले आने का गम भी था। ससुराल के रिश्तों के हवाले से क्या पूछना सुन रखा था। आए दिन अखबारों में अजीबोगरीब खबरें आती थी। कहीं ससुराल वालों ने बहू को जलाकर मार दिया तो कहीं पति ने ही जुल्म सितम का निशाना बनाकर उसको खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के लोग हैं। शादी से पहले एक दफ़ा अपनी सास को ही देखा था। चट मंगनी पट ब्याह की तरह मेरा रिश्ता हुआ था और 1 महीने के अंदर अंदर ही मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। दरअसल मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और वह मुझे भाई भाभी के भरोसे पर छोड़कर मरना नहीं चाहती थी। इसलिए अम्मी ने अपने एक पहचानने वाले के करीबी से मेरा रिश्ता तय कर दिया और सभी बीमारी के हालात में ही मुझे सफ़ी के साथ रुखसत कर दिया। मेरी विदाई के वक्त अम्मी के आंखों में आंसू थे और अम्मी ने मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ घर से विदा किया था, लेकिन कभी कभार दिल से निकली हुई दुआ भी कबूल नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सफ़ी के घर में दाखिल होते ही मेरा छोटा देवर अरमान खुशी खुशी उनके पास आया और कहने लगा, भाभी आज से आप मेरी पक्की सहेली हैं। उसने मुस्कुराकर मेरे तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने खुशी खुशी उसका हाथ थाम लिया। मुझे अरमान बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लड़का लगा था। सफ़ी का रवैया कुछ सख्त था और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उन्हें मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना हो। मैं 1 घंटे से सफ़ी के बराबर में बैठी थी, लेकिन उन्होंने नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। सफ़ी की इस गुर्बत पर मेरा दिल उमंगों से भर गया था। मेरी सास ने मेरा दिल से स्वागत किया था और मेरे कमरे तक ले जाकर छोड़ा था। यह बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था और मैं चारों तरफ देखती हुई सोच रही थी कि अब मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं 4 दीवारों में गुजारनी है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यह 4 दीवारी मुझे ज़्यादा दिन तक अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं काफ़ी देर से सफ़ी का इंतज़ार कर रही थी और जब सभी कमरे में आए तो उन्होंने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं रोने लगी। वो कह रहे थे कि शाम को ही उन्हें कंपनी से फ़ोन आ गया है और उन्हें इसी रात की ही फ्लाइट से दुबई जाना होगा। मैं परेशान हो गई थी कि यह कैसी शादी है जिसमें मुझे चंद दिनों का भी पति का साथ नसीब ना हो रहा। सभी दुबई में नौकरी करते थे और वह कुछ दिन की छुट्टी पर इंडिया आए थे। तभी मेरी माँ ने मेरी और उनकी शादी करवा दी और क्योंकि वह शादी के लिए छुट्टियां लेकर नहीं आए थे, इसीलिए कंपनी के फ़ोन आने पर उन्हें मजबूरन वापस जाना था। चंद रस्मी अल्फाज अदा करने के बाद सफ़ी ने अपने सामान बांधे और चले गए। मैं जिस तरफ बिस्तर पर बैठी थी उसी तरह बैठी रह गई। ना ही वादा, ना ही कस्में और ना ही कोई मोहब्बत भरी बातें। जिस शादी को लेकर कई सपने मैंने अपनी आंखों में सजाए थे वह टूटकर चकनाचूर हो गए थे और वह मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अपनी हथेलियों को गौर से देख रही थी। मेरे नसीब में न जाने क्या लिखा था। मैं अक्सर ही अपनी हथेलियों को गौर से देखा करती थी और उनमें उलझी लकीरों को समझने की कोशिश करती, लेकिन आज तक मैंने अपनी किस्मत को खोटी पाया था। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने बड़ी मुश्किल से दूसरों के घरों में काम करके मुझे और भाई को पाला था। जब भाई जवान हुआ तो अम्मी और मुझे लगा कि अब मुझे मुश्किलों ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक दिन अचानक भाई भाभी का हाथ पकड़कर घर ले आया और अम्मी को बताया कि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अम्मी को अपने इकलौते बेटे से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए अम्मी ने ही भाई की मोहब्बत को खुले दिल से कबूल कर लिया। लेकिन भाभी को मेरा और अम्मा का वजूद खटकने लगा। भाई जो भी पैसे कमाता वह भाभी के हथेली पर रख देता और वह मुझ पर और अम्मा पर गिन गिन कर खर्च करती। भाई की शादी के बाद हमारे हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि अम्मी लोगों के घरों में काम करने के काबिल नहीं रही थी। सारी उम्र काम करने की वजह से अम्मी की हड्डियों ने बुढ़ापे में जवाब दे दिया था और वह धीरे धीरे बिस्तर पर लग गई थी। भाभी चाहती थी कि अम्मी की जगह मैं लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दूं, लेकिन अम्मी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। इसलिए अम्मी ने मेरी शादी सफ़ी से कर दी थी। सफ़ी की नौकरी बहुत अच्छी थी और मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी होने वाली नहीं थी, लेकिन किस्मत की कमी यह थी कि मुझे अपने पति का साथ नसीब न हुआ और शादी की ही रात वह मुझे छोड़कर परदेश चला गया था। ऐसे में अरमान की ज़िंदगी मेरे लिए किसी दाना हवा का झोंका जैसी थी। वह मेरे आगे पीछे घूमता फिरता और मेरा ख्याल रखता। मैंने अपनी अम्मी से सफ़ी की कोई शिकायत ना की थी
और ना ही सफ़ी के घर वालों को कुछ कहा था। सफ़ी की माँ खुद भी उसके अचानक से चले जाने पर परेशान थी और मुझसे माफ़ी मांगा करती थी। मैंने सफ़ी के बारे में सोचने के बजाय खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। मैं अपनी सास को कोई काम ना करने देती और खुद सारे घर का काम काज करती। अरमान की सारी जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर ले ली थी। मेरे लिए वह एक मासूम सा बच्चा था। मैं सुबह जल्दी उठकर उसको स्कूल के लिए तैयार करवाती और स्कूल तक छोड़ भी आती। अरमान को मेरे साथ सुबह सुबह स्कूल जाना अच्छा लगता था। वह मेरा हाथ पकड़कर स्कूल जाता तो बहुत खुश होता। मेरे लिए तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही बहुत अनमोल थी। वह मेरी ज़िंदगी में एक अकेला इंसान था जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह दिया करती और वह भी मुझे सुनता था। कभी कभी अपनी अम्मी से मिलने में अपने घर जाती तो भाई भाभी का रवैया देखकर कुछ ही घंटों में लौट आती। सफ़ी को गए हुए महीने होने वाला था और उस एक महीने में उन्होंने सिर्फ 2 दफ़ा फ़ोन किया था और उसमें भी उनसे बात बहुत कम हो पाती थी। वह काम में बिजी रहते और ज़्यादा बात ना करते। अरमान मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। उसके रहते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मैं थकी हारी अपने कमरे में आती तो खुद ब खुद सफ़ी का ख्याल मेरे जहन में आ जाता। वह मेरा पति था और मुझे उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारने के अरमान थे। मैं भी अपने पति की मोहब्बत भरी बातें और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में तो तन्हाई ही लिखी हुई थी। मेरी सास मुझे प्यार से समझाते हुए कहती कि सफ़ी हर साल में 1 महीने के लिए आता है और वह कुछ ही दिनों बाद हमारे साथ होगा। अब मैं अपनी हालात अपनी सास को कैसे बताती। एक दिन मैं सुबह उठ गई और अरमान को सुबह स्कूल के लिए तैयार करने लगी कि तभी टेलीफोन की आवाज़ पर मैं और अरमान दोनों चौंक उठे। इतनी सुबह तो किसी का फ़ोन नहीं आता था। अरमान कहने लगा, भाभी आप जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, मैं फ़ोन सुन लेता हूँ। मैं किचन में आ गई और अरमान फ़ोन उठाने चला गया। कुछ ही देर में अरमान पलटकर किचन के दरवाजे पर आया तो मैंने उससे पूछा कि किसका फ़ोन था। मेरी नज़र तावे पर पड़े पराठे पर थी और मैंने अरमान के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। मेरे सवाल पर अरमान ने कोई जवाब ना दिया था, इसलिए मैंने पलटकर अरमान की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह दीवार के सहारे खड़ा था। मैं एकदम से परेशान हो गई थी और मैंने तुरंत ही चूल्हा बंद किया और अरमान से पूछा कि बताओ आखिर क्या हुआ है। अरमान रोते हुए कहने लगा कि भाभी सब कुछ खत्म हो गया है, सफ़ी भाई नहीं रहे इस दुनिया में। अरमान के इस एक अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी का तख्ता पलट कर रख दिया था। मैंने अरमान को कंधे से पकड़ लिया और झिझोरते हुए पूछने लगी कि यह क्या बकवास कर रहे हो, सुबह सुबह ऐसा मजाक ना करो, मैं मर जाऊंगी। अरमान और मेरा रिश्ता ऐसा ही था। वह हरदम मुझसे मजाक किया करता था, लेकिन उसने कभी भी इस तरह का बेहुदा मजाक नहीं किया था। अरमान रोते हुए कहने लगा, भाभी मैं इतनी बड़ी बात मजाक में कैसे कह सकता हूँ। मेरा भाई हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है। वह और भी बहुत कुछ कह रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं सकते के आलम में अरमान को देख रही थी और वह मुझे अपने भाई की मौत की वजह बता रहा था। सफ़ी जिस छत पर काम कर रहा था वह वहीं से नीचे गिर गया था। अक्सर मेरी भाभी कहा करती कि शबाना तो बहुत मनहूस है। आज मुझे इस बात पर यकीन आ गया था, मैं वाकई मनहूस थी। मेरे पैदा होने पर मेरा बाप मर गया था और मेरी माँ ने जमाने की ठोकरें खाई थी और शादी होते ही मेरा पति मुझे छोड़ गया था और अब तो वह ऐसी जगह चला गया था जहाँ से कभी लौट कर नहीं आ सकता था। मैं अपने हाथों को देख रही थी जिस पर पड़ी तिरछी लकीरें मेरी जिंदगी की बर्बाद को बयां कर रही थी। अरमान के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी अपने कमरे से निकल आई थी और यह खबर उन पर भी बिजली बनकर गिरी थी। बड़े बेटे के यूं अचानक से गुजर जाने पर वह एक सदमा बर्दाश्त न कर पाई थी और उसी वक्त उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। मैं और अरमान उन्हें हॉस्पिटल लेके भागे तो पता चला कि उन्हें सीरियस अटैक आया है। 2 दिन वह वेटिंग लेटर पर रही और उसके बाद दुनिया छोड़ गई थी। अभी तो हमसे सफ़ी की मौत का गम भी संभाला न जा रहा था कि अम्मी की मौत का सदमा भी पहुंच गया था। मुझे अपने पति की मौत पर इद्दत गुजारनी थी, इसीलिए मैं अरमान को अकेला रोता छोड़कर अपने मायके चली आई थी। अरमान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 13 साल का बच्चा था और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन अब मैं अकेली उस घर में अरमान के साथ नहीं रह सकती थी। मैं पलटकर मैके आई। भाभी को तो जैसे पतंग लग गई थी। उन्हें तो पहले भी मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं था और अब तो मैं गम की चादर ओढ़कर वापस आई थी। भाभी का तंज भरा लहजा और जहरीले शोर और सफ़ी की मौत का जिम्मेदार मेरी बदनसीबी को जिम्मेदार ठहराया गया और भाभी का रोज का काम बढ़ गया था
और सफ़ी की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराना तो भाभी का रोज़ का मामूल बन गया था। मेरी माँ जो पहले से ही बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मेरी बदनसीबी पर हर वक्त आंसू बहाने लगी थी। वह तो मेरी ज़िंदगी को मुश्किलों से निकालना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे और अंधेरे में ढकेल दिया था। मैं बिस्तर पर लेटी थी तो आंसू मेरे तकिए को भिगोने लगे। सभी को लेकर ऐसा कोई वादा, ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं थी कि जिस पर मैं आंसू बहाती। मुझे तो अब सफ़ी की शक्ल भी पूरी तरह से याद नहीं थी, लेकिन अरमान को याद करके मुझे ज़रूर रोना आता। मैं जानती थी कि वह अकेले में बहुत ही तकलीफ से लड़ रहा होगा। दुनिया के रवैये ने भी मुझे दिल बर्दाश्त कर दिया था। जैसे ही मेरी इद्दत खत्म हुई तो मेरी भाभी को माँ पर जोर डालना शुरू कर दिया था कि अम्मी मेरी शादी भाभी के भाई से करवा दें। भाभी के भाई 40 साल के थे और वह अपनी पहली पत्नी को मार मार कर कत्ल कर चुके थे। अब भाभी अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे उनके हवाले करना चाहती थी। अम्मी भाभी की बात किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थी और भाई भी भाभी के हक में बोल रहे थे। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और इसी माहौल से मैं तंग आकर मैं घर से बाहर निकल आई थी। अरमान का ख्याल मुझे बार बार सता रहा था। मैं अरमान से मिलने के लिए घर पहुंची। यह देखकर मेरा दिल तड़प उठा कि वह बेचारा 13 साल की उम्र में अकेला ही गृहस्थी संभाल रहा है और स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है। मासी हालात भी उसके ठीक नहीं थे। छोटी सी दुकान जो मेरे सास के नाम पर थी उसे किराए पर दिए हुए था और उसी के किराए से वह अपना खर्चा पूरा कर रहा था। मुझे देखते ही वह जारो कतार रोने लगा। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया, जिंदगी शायद इसी का नाम है, जो कुछ हम सोचते भी नहीं वह किस्मत हमें दिखा देती है। यूँ तो मैं खुद भी बहुत टूटी हुई थी, लेकिन अरमान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे बैठे हुए कुछ ही देर गुजरे थे कि मेरी खाला सास सबको देखने के लिए चली आई थी। वह बहुत दूर रहती थी और बहुत मुश्किल से ही आती थी। मुझे गले से लगाए वह बहुत देर तक रोती रही और फिर अचानक उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। वह मेरे हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी और कह रही थी कि मैं अरमान से शादी करके दोबारा इस घर को आबाद कर दूं। इस तरह से अरमान भी तकलीफों से निकल आएगा और मेरी जान भी अपनी भाभी से छूट जाएगी। उनकी बात सुनकर तो मुझे झटका ही लग गया। अरमान बिल्कुल भी मेरे किसी छोटे भाई की तरह था। मैं भला कैसे छोटे बच्चे से शादी कर सकती थी। मेरी खाला साथ मुझे समझाने लगी कि अरमान को किसी सहारे की ज़रूरत है और वह अपना घर बार छोड़कर अरमान के पास नहीं आ सकती। न ही अरमान इस घर को छोड़कर उनके साथ जाना चाहता था। इस घर में उसकी माँ की यादें आबाद थी। मैंने एक नज़र अरमान पर डाली जो उस वक्त किचन में खड़ा मेरे और खाला की चाय बना रहा था। वैसे तो चाय मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन अब यह घर अरमान का था और वह मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा था। मैंने अपनी खाला सास से सोचने के लिए वक्त मांगा और वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही पता चला कि मेरी भाभी ने अम्मी से कहा कि अगर मैंने उनके भाई से शादी ना की तो वह मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी। भाभी ने इस कदर अम्मी को टॉर्चर किया था कि अम्मी बुरी तरह रो रही थी। मैंने गुस्से में भाभी से कह दिया कि अब मुझे घर से बाहर निकालने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद इस घर से दोबारा जा रही हूँ। अम्मी मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, तू कहाँ जाएगी? मैंने अम्मी को बता दिया कि मैं अरमान से शादी कर रही हूँ और मैं अब उसके साथ ही रहूँगी। मेरी बात को सुनकर तो भाभी को जैसे करंट लग गया है। वह मेरे किरदार पर तरह तरह की बातें बनाने लगी और कहने लगी कि सभी की गैर मौजूदगी में यकीनन मैंने अरमान के साथ कुछ किया होगा। मैं बहुत हैरानी से अपनी भाभी को देख रही थी। किसी औरत की सोच इस कदर घटिया कैसे हो सकती थी? मैं भाभी की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी खाला सास को फ़ोन मिलाया और अरमान से शादी के लिए हामी भर दी। वह अरमान को मनाकर मेरे घर आ गए और सादगी से हम दोनों की शादी हो गई। अरमान मुझे विदा कराकर अपने साथ दोबारा उसी घर में ले गया जहाँ मैं पहली दफ़ा दुल्हन बनकर गई थी। मैंने यह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने और अरमान के फ़ायदे के लिए जुड़ा था, क्योंकि हम दोनों ही टूटे हुए थे और हम दोनों को दुनिया में एक सहारे की ज़रूरत थी, वरना मुझे शादी करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं थी। अरमान अभी भी मेरे नज़दीक 14 साल का बच्चा था, जिसे मैं स्कूल छोड़कर आती थी और रोज़ाना खुद सुबह उठकर स्कूल के लिए उठाया करती थी। अरमान के कमरे में आने से पहले ही मैं सो गई। मुझे मालूम था कि उसके लिए भी यह रिश्ता महज एक मजबूरी है। थोड़ी ही देर में अरमान कमरे में चला आया और मुझे लेटा हुआ देखकर आवाज़ दी। मैं उठकर बैठी और वह भी मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे अपनी शादी की पहली रात याद आई। सभी ने मुझसे कुछ रस्मी जुमले कहे थे और फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। अरमान ने मोहब्बत से मेरे आंसू पोंछे
और कहने लगा, ज़िंदगी ने हम दोनों को ही बराबर की तकलीफ दी है, इसीलिए अब वह ज़िंदगी को नए तरीके से मेरे साथ शुरू करना चाहता है। मैं जिसे बच्चा समझ रही थी वह इतना भी छोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही समझदार था। अरमान ने मुझसे ऐसी फरमाइश की कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अरमान मुझसे शादी की रात इस तरीके की बात करेगा। वो कह रहा था कि बेगम, हम आपकी माँ को भी लाकर यहीं रख लेते हैं ताकि उन्हें आपकी भाभी से जलील ना होना पड़े। वो चाहता था कि अपनी माँ की जगह मेरी माँ को दे ताकि हमारे घर में हमेशा किसी बड़े का साया रहे। अरमान की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो फर्ज मेरे भाई को निभाना चाहिए था वह फर्ज अरमान निभा रहा था। 13-14 साल की उम्र में ही वह बहुत ज़्यादा हताश और समझदार था। वो कह रहा था कि पहले पढ़ाई करेगा, फिर मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी देगा। उसने दिल से मुझे अपने निकाह में कबूल किया था और वह मेरे साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहा था। अरमान की हर बात ने ही मुझे कायल कर दिया था। दुनिया वालों ने हम दोनों के रिश्ते पर बहुत बातें बनाई थी, लेकिन मैंने और अरमान ने किसी की भी बातें नहीं सुनी थी। अरमान हमारी शादी के अगले ही दिन हमारी माँ को अपने घर ले आया था। जो इज्जत और मुकाम उसने मेरी माँ को दिया था, सगा कभी मेरा भाई नहीं दे सका था। मेरा भाई और भाभी इस बात पर बहुत खुश थे कि उनकी हम दोनों से ही जान छूट गई, लेकिन कुछ अरसे बाद ही उन दोनों को एहसास हो गया था कि जो कुछ उन्होंने किया वह बहुत गलत है। एक हादसे में मेरे भाई ने दोनों टांगे गंवा दी थी और मेरी भाभी को घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था। जिंदगी में तकलीफों का पहाड़ जो मेरी माँ ने काटा था, आज वही मेरी भाभी को शुरुआत करनी पड़ रही थी और उन्हें एहसास हो गया था कि जो कुछ भी उन्होंने बोया था वही काटने का वक्त आ गया था। भाई भाभी अम्मी से माफ़ी मांगने के लिए आए थे और वह अम्मी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अरमान ने एक कहकर रोक लिया कि हमें अम्मी की ज़रूरत है। अम्मी ने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया था, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई थी। अरमान ने शादी की रात मेरी माँ को लाने की जो फरमाइश की थी, उसने अरमान के लिए मेरे दिल में एक अलग ही मुकाम पैदा कर दिया था। कभी कभी जोड़े रिश्ते सगे रिश्ते से ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। हम दोनों की उम्र में फ़र्क ज़रूर था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दुनिया की नज़र में हमारा रिश्ता बेजोड़ था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे थे खुश थे। मेरे भाई और भाभी दोनों वापस लौट गए थे। मैं और अरमान और मेरी माँ तीनों बहुत खुश थे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।